भैया अभी बात करके आए कि आखिरकार मैटर सबसे छोटा किस पार्टिकल का बना हुआ होता है। उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक यूनिट सबसे छोटी लाइफ की क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 5 साइंस के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी तो वैसे भी जानते ही हैं, छोटे क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। हमारी फंडामेंटल जो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को प्रोसेस को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, वो है सेल। सेल एक लातीन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, जिसे नॉर्मली जैसे जेल वगैरह में भी बोल देते हैं ना, उसे सेल में डाल रखा है, एक छोटे से कमरे में डाल रखा है। ठीक है। इसे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्क को एक अपने ही सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंडर में रखकर डिस्कवरी की थी। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में बाय यूजिंग सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो उस समय इतनी ज्यादा तो एडवांसमेंट नहीं थी माइक्रोस्कोप के अंदर, लेंस के अंदर, तो दैट्स वाई जो थोड़ी बहुत चीजें जो पता लग सकी वो पता लगाई, और बाद में और फर्दर डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे नई नई डिस्कवरीज सामने आई। तो क्वेश्चन पहला यही है कि भैया लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं भैया सेल के। कई बच्चे पूछते हैं सेल बड़ा है या फिर एटम, तो भैया सेल बड़ा है और एटम छोटा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके से आपके ये होते हैं छोटे छोटे कमरे की तरह, है ना, ऐसा लग रहा है ईंटें हैं ये आपस में, और बीच में डार्क है जो न्यूक्लियस बोला जाता है जिसे। ठीक है। ठीक है। तो आपको ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सेल्स मिल जाएंगे अपनी बॉडीज के अंदर। ठीक है। जिनकी शेप अलग अलग होती है, जिनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। देखो, स्मूथ मसल्स की सेल है, ये हमारी ब्लड की सेल्स है, ये हमारी नर्व सेल है, ये ओवम है, ये बोन सेल है, ये मेल गैमेट है, ये फैट सेल है। तो भैया इनकी शेप, साइज और फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब आपको ये भी पता है कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, और वही सेल रिस्पॉन्सिबल होती है सारी प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो वहां पे थोड़ा बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स है। वहां जो है आपकी एक से ज्यादा सेल्स पाई जाती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होती हैं जो अलग अलग फंक्शंस करती हैं। ठीक है। और ये सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज जो है आपके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपके कई सारे मिलकर जब काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा की बात करूं तो वो अपनी कंटिन्यूसली शेप्स जो है चेंज करते रहते हैं, या इरेगुलर शेप होती है ये कह सकते हो आपका। लेकिन बात करूं नर्व सेल की, तो नर्व सेल की तो एक टिपिकल टिपिकल क्या होता है, टिपिकल शेप होती है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना ये वाला, है ना। तो इनकी तो एक टिपिकल शेप होती है। तो हर एक लिविंग सेल को कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जिसके बेसिस पर जो है वो ऑर्गेनिज्म लिविंग रहता है ना। अगर ये बेसिक फंक्शंस नहीं होंगे तो अल्टीमेटली सेल डाई तो ऑर्गेनिज्म भी डाई हो जाएगा। तो हमारी ह्यूमन बॉडी तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर तो बहुत झमेला है भैया काम का, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सेल के जो रेगुलर होते रहते हैं, और विदाउट इन प्रोसेस के फंक्शंस के हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सेल किस चीज़ के बने होते हैं और इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं माइक्रोस्कोप में सेल को देखूंगा किसी भी, तो उसके अंदर आपको क्या पाया जाने वाला है जो हर सेल में मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है। और साथ ही साथ उनके अंदर पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनेल्स, जिनके बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। प्लांट को छोड़कर तो ये हमारे अंदर पाई जाती है। ठीक है। और ये हमें बाहर के एनवायरनमेंट से और सेल के एनवायरनमेंट को अलग अलग रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जो अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं एंट्री और एग्जिट मटेरियल्स की, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। इसलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं, क्योंकि सिलेक्ट करके परमिट करता है अंदर बाहर जाने के लिए सब्सटेंस को। ठीक है। कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर बाहर होते रहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CO2 जो कि हमारे सेल के लिए वेस्ट है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है जब सेल के अंदर क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है बाहर के कंपैरिजन में। सॉरी, फोन आ गया था। ठीक है। CO2 जब ज्यादा सेल के अंदर इकट्ठी हो जाती है तो उसे हायर कंसंट्रेशन हो जाती है। ठीक है। तो उसे बाहर निकालना जरूरी होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है, सेल के अंदर कम होती है, बाहर ज्यादा होती है, तो बाहर से अंदर आ जाती है। इस तरीके से ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होती है विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है। क्या पानी भी इसी तरीके से होता है? बिल्कुल, लेकिन पानी के केसेस में डिफ्यूजन ना बोलकर इसे एक नया नाम दे दिया जाता है, ओस्मोसिस। क्या बोल दिया जाता है? ओस्मोसिस। ठीक है। और ये मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। अब इस ओस्मोसिस के ना तीन कंडीशंस होती हैं, सो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। अब सॉल्यूशन तीन तरीके का हो सकता है। पहला दे रखा है यहाँ पर हाइपोटोनिक।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है समझते हैं, जरा अच्छे से समझते हैं। अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हमने बनाया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है जरा देखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बाहर पानी की कंसंट्रेशन हाई होती है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है पानी की। तो अब इन पोर्स के थ्रू अंदर बाहर पानी होता है, लेकिन अल्टीमेटली पानी अंदर ज़्यादा जाता है एज कंपेयर टू बाहर निकलने के। और सेल धीरे धीरे क्या हो जाती है, फूलना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फूलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है, जो पानी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर है वही उसके बाहर लिक्विड में भी है, जिसकी वजह से ना तो पानी बाहर आता और ना ही पानी बाहर से अंदर जाता। तो ऐसे में कोई मूवमेंट नहीं होती और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है पानी की और बाहर क्या होती है, लेस। जिसके कारण क्या होता है, सारा पानी मतलब ज़्यादातर पानी सारा कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है और सेल बेचारी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये तीन तरीके आपके सॉल्यूशन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो गैस और वाटर को एक्सचेंज करती है सेल के और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो फ्लेक्सिबल होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जिनमें लिपिड्स और प्रोटीन मेन होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके मेम्ब्रेन को समझने के लिए आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां आपको अच्छे से दिखाई देगा और माइक्रोस्कोप में भी आप देख सकते हैं। ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे तो ये एंडोसाइटोसिस करने के लिए भी काम आती है, जैसे अमीबा। अमीबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही फूड पार्टिकल को अंदर रिसीव किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेल वॉल की। प्लांट के अंदर, सिर्फ प्लांट के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं, एक और स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर पाया जाता है, उसे बोलते हैं हम सेल वॉल। ये सेल वॉल को रिजिड बनाता है। वो सेल वॉल को रिजिड कह रहा हूँ, ये सेल वॉल सेल को रिजिड बनाती है। ठीक है। और ये ज्यादातर किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो जैसे पीछे बताया था ना मैंने कि क्या होता है जब पानी भरता चला जाता है सेल के अंदर, तो वो सेल फट भी सकती है, बर्स्ट भी हो सकती है। इसलिए उससे बचने के लिए ये सेल वॉल जो है उसे फटने नहीं देती है। जब एक प्लांट सेल के अंदर से पानी निकल जाता है ऑस्मोसिस से और वो श्रिंक हो जाती है, तो सारे जो हैं पार्टिकल्स सेल से दूर हो जाते हैं, सेल वॉल से दूर हो जाते हैं। इस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो ये कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करके भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे करनी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस की। सेल के अंदर एक और पार्ट होता है, बिल्कुल डार्क कलर का कंपोनेंट दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ही आपके जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, ये सब चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम वगैरह, है ना। क्रोमोसोम तो आपको पता ही है, एक तरीके का क्या होता है, रोड शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। क्रोमोसोम में ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, कैरेक्टर्स वगैरह की, जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए की फॉर्म में जाती है। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन ही है। और डीएनए के अंदर आपकी सारी वो इन्फॉर्मेशन है जिससे आपके सेल जो है बनती है। ठीक है। और जो फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की, उसे हम जीन्स बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं, है ना। चलो, ये एक धागे की तरह दिखाई देता है और जब सेल डिवाइड होने चालू होती है ना, तो तब आपको बहुत अच्छे से दिखाई देता है, वरना तो ये बहुत ज्यादा मैसी तरीके से उलझा हुआ होता है इस तरीके से। लेकिन जब डिवाइड होने वाला होता है तो थोड़ा ये साफ साफ अच्छे तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन में, नई सेल्स बनाने के लिए, जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होकर दो नई सेल्स बनाती है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ये मेंटेन करता है, सेल की मैच्योरिटी, केमिकल एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जिनके अंदर ये न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर के अंदर का मटेरियल सारा इधर उधर बिखरा हुआ होता है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। यहाँ पे रियल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। और जब आपका ये सारा न्यूक्लियर मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होता है और अच्छे से विजिबल होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो उसे हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है। शायद डिफरेंस दे भी रखा है, आई थिंक नेक्स्ट पेज पे, हाँ दे रखा है बिल्कुल। प्रोकैरियोटिक की जो साइज है जनरली स्मॉल होता है और इसमें थोड़ा सा लार्ज साइज होता है। न्यूक्लियर रीजन यहाँ पर क्लियर्ड नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और यहाँ पर वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, और इस केस में इसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्रोमोसोम सिंगल होता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। सारे सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो सेल के न्यूक्लियस के बाहर जो सारा लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये वो एक एरिया है जहां पर सारी केमिकल रिएक्शन सेल्स की परफॉर्म होती है। ये वह वो एरिया है जहां पे सेल के सारे कंपोनेंट, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है।
और यहीं से आपका जो है कंसंट्रेशन भी मूव होता है अंदर बाहर, सिंपल। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब इन सब स्ट्रक्चर्स के अलावा इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स बाउंड ट्यूब्स का और पतली पतली शीट्स का, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी दिखाई देती है। इसकी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो है थोड़े से उबड़ खाबड़ दिखाई देते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक पार्टिकल मौजूद होता है राइबोसोम, जिसकी वजह से इनका सरफेस इरेगुलर शेप का दिखाई देता है। और ये राइबोसोम एक एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर्स के लिए। फाइनली जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड होता है वो अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है, डिपेंड करता है उनकी नीड्स पे। किसकी हेल्प से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। तो ये इसका एक फंक्शन है। दूसरी तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका फैट मॉलिक्यूल बनाने में, लिपिड्स बनाने में भी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये कुछ प्रोटीन और लिपिड्स जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये रहा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कुछ प्रोटीन्स लिपिड्स जो है आपका एंजाइम्स का काम करते हैं, हार्मोन्स का काम भी करते हैं। इनकी अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो काफी डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन हमेशा ये नेटवर्क बनाकर ही रहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन जो आपको समझ में आया वो है ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल्स को अलग अलग रीजन में, ठीक है, या सेल टू न्यूक्लियस भी होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए भी। साथ ही साथ लीवर सेल जो है हमारे एनिमल्स के अंदर, जिन्हें वर्टेब्रेट्स बोलते हैं, वहां पे ये हमारे अंदर पॉइजनस सब्सटेंस या ड्रग्स को डिटॉक्सिफाइंग करने के भी काम आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस की। ये सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी नाम के एक व्यक्ति ने डिस्कवर किया था। ये भी कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती हैं, खासकर फ्लैट होती हैं। ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती है और इनको हम सिस्टर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। कुछ इस तरीके से होती है, डिंग 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 डिंग, ऐसे होती है। ये मेमोरीज जो है इनका कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी होता है, ठीक है। और ये क्या बन जाते हैं जब ये कनेक्शन बनाते हैं? तो अपने कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम जनरेट करते हैं। ये मटेरियल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही बनता है और इनका मेन काम है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का, ठीक है। इनके फंक्शन में स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का ये सब आता है। कई कई जगहों पे ये शुगर बनाने का काम भी करते हैं और साथ ही लाइजोसोम्स भी बनाते हैं। लाइजोसोम्स क्या होता है देखते हैं। लाइजोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड एक बोरे की तरह होता है जिसमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। लाइसोसोम्स एक तरीके का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है जो हमारे सेल के अंदर मौजूद वेस्ट को खत्म करने के, डाइजेस्ट करने के काम करता है। जो भी कोई फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर करता है उसे खत्म करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया या और भी कोई बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हर तरीके के ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन कई बार इनकी फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाने की वजह से ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे लाइसोसोम्स को ही खा जाता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति खुद को ही मार ले उसे क्या कहते हैं? सुसाइड ना। तो सुसाइडिकल बैग के नाम से भी ये जाने जाते हैं। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पावर हाउस होते हैं। दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है इसके ऊपर। आउटर मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे छेद होते हैं और इनर मेम्ब्रेन जो है वो काफी डीपली फोल्डेड होती है। दिखा देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से जो होता है। तो अंदर वाली लेयर ना कुछ ऐसे फोल्डेड होती है, ठीक है, जो मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करती है आपका एटीपी स्टोर करने के लिए। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल होता है। जब भी हम खाना खाते हैं ना, वो एनर्जी बनती है, पड़ा होगा, तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बन के स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। इसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की। ये एनर्जी का यूज हम बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस होने के लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके पास खुद का डीएनए भी होता है और खुद का राइबोसोम्स भी होता है। खुद का राइबोसोम्स होने का मतलब है ये अपना प्रोटीन भी खुद जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है। दो टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमो यानी कि कलर वाले, ल्यूको यानी कि बिना कलर वाले, व्हाइट वाले। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल, ठीक है। और ये क्लोरोफिल तो आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा येलो, ऑरेंज, ब्राउन कलर के भी बहुत सारे पाए जाते हैं इसके अंदर पिगमेंट, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन जैसी चीजों को स्टोर करना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कई सारी लेयर्स होती हैं और उनमें एक लिक्विड होता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ये बिल्कुल बाहर से तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखाई देता है और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम मौजूद होता है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल एक स्टोरेज के बोरे की तरह काम करता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होता है। एनिमल्स में काफी छोटा होता है, लेकिन अगर प्लांट में बात करें तो काफी 50 से 90% के एरिया ये घेर के बैठा हुआ होता है। इसमें बहुत ज्यादा लिक्विड भरा हुआ होता है जो सेल को टाइटनेस, टर्जिडिटी, रिजिडिटी ये सब चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो इसके अंदर स्टोर्ड होती हैं कई बार, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन।
अमीबा जैसे कि अंदर फूड वैक्यूल के अंदर फूड वैक्यूल होता है जहाँ पे फूड आइटम स्टोर होती हैं आपकी, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं पानी को बाहर निकालने में और वेस्ट को भी बाहर निकालने में। तो हर सेल जो है अपने स्ट्रक्चर एबिलिटी के हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सेल इसलिए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रोवाइड करता है, और कुछ फंक्शन जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, न्यू प्रोटीन बनाना, ऐसे काम भी कई सारे करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और साथ ही साथ बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ की। लास्ट टॉपिक बात करें तो सेल डिवीजन। तो नई सेल्स आपके ऑर्गेनिज्म में बनती रहती है और ओल्ड वाली डेड और इंजर्ड होती रहती है ना। कई बार गैमेट्स बनाने के लिए भी हमें नई सेल्स की जरूरत पड़ती है। तो जो नई सेल्स बनती हैं आपके, उस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। दो टाइप के सेल डिवीजन है, माइटोसिस एंड म्यूसिस, ठीक है। जो सेक्स वाले सेल्स, जब से सबसे पहले माइटोसिस की बात करते हैं, तो माइटोसिस हमारी बॉडी के अंदर डेली होती रहती है ना। जिसमें क्या होता है, आपकी जो सेल्स हैं नॉर्मली 22 पेयर्स ऑफ सेल्स हैं, 23 होते हैं टोटल, 22 में से जो है उसमें माइटोसिस होती रहती है। उसमें क्या होता है, जितना भी करेक्टर्स होते हैं टोटल इन्फॉर्मेशंस, वो नई डॉटर सेल्स में भी उतनी ही जनरेट होती है। देखो 4 क्रोमोसोम है, 4 4 इन्फॉर्मेशन गई है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बात करें कि अगर हम म्योसिस की, तो म्योसिस डबल स्टेज वाली होती है, जिसमें पहले क्या होते हैं, हाफ हाफ करेक्टर जाते हैं और फाइनली हाफ हाफ आगे प्रोसीड हो जाते हैं। इसमें 2 सेल जनरेट होती हैं, इसमें 4 होती है। कैरेक्टर्स इसमें फुल होते हैं, इसमें हाफ होते हैं। ये 22 पेयर्स में होती है, ये एक पेयर में होती है। ऑटोसोम सेल्स बोलते हैं इन्हें, इन्हें हम सेक्स सेल्स बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, सेक्स सेल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन हमें हाफ चाहिए होती है, क्योंकि हाफ इन्फॉर्मेशन हमारे दूसरे पेरेंट से आएगी, दैट्स वाई। तो दोनों में ये डिफरेंस था इसके अंदर, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और जो मर्जी करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।